आज हिंदी के 30 क्वेश्चंस जो यूपी टेट और टीजीटी पीजीटी लेवल के एक प्रीवियस पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट हम करने जा रहे हैं। आई होप क्लास आपको पसंद आएगी और वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जितने क्वेश्चंस हैं आपके हर एग्जाम में, आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम में, किसी भी अदर एग्जाम में आपको ये मिलने ही वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य में पूर्णतः परिवर्तित है। अब यहाँ पूर्णतः लग गया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डाउट यहाँ पर हमें होने वाला है। क्वेश्चन हो सकता है कंफ्यूजन में कुछ हो जाए। तो बच्चे द्वारा किताब पढ़ी जा रही है, यानी कि अभी क्रम चल रहा है। द्वारा जहां पर आएगा आप समझ जाइएगा क्रम वहां पर होता है। बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। बच्चे किताब बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भी चल रहा है, लेकिन बच्चे द्वारा किताब पढ़ी गई। अब यहाँ पर ये पूर्णतः कर्मवाच्य में हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पूर्ण भूतकालिक कर्मवाच्य है। तो हम पहले क्या लगाएंगे, जो कम हो चुका है उस पर जोर ज्यादा देंगे। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, बच्चे द्वारा किताब पढ़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, यदि वह आता तो मैं अवश्य मिलता। यदि वह आता तो मैं अवश्य मिलता, वाक्य में कौन सा भेद है। अब आपको यहाँ पर बताना है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो रखा है और आपको यहाँ थोड़ा सा सही करके देते हैं यहाँ पे लिखा क्या है, क्योंकि थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक आपको यहाँ पर गड़बड़ कर देगा। यहाँ पर लिखा है आपका नियम वाक्य है, नियम से चलना जिसे बोलते हैं, जो नियमात्मक वाक्य होते हैं उनको कहा जाता है। अब बताइए, यदि मैं आता, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो तुम अवश्य पास हो जाते। अब बताइए राइट ऑप्शन आप यहाँ पर क्या लगाएंगे। अभी देखिए ये कह रहा है कि यदि वह आता तो मैं अवश्य मिलता। अब यहाँ यदि से शुरू होने वाला वाक्य क्या है, यहाँ पर कंडीशन मांगता है, मतलब के संकेत को दर्शाता है, संभावना नहीं, लेकिन कोई काम शर्त पर आधारित होता है। यदि तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे आप संकेतार्थक वाक्य। आई होप क्लास आपको पसंद आ रही होगी और क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्न में से समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। समुच्चय क्या होते हैं, जो शब्दों को वाक्यों को जोड़ते हैं। अब बताइए समुच्चय बोधक कैसे होते हैं, बताइए। अतएव, किंतु, यद्यपि और स्वयं। स्वयं तो नहीं होगा, स्वयं क्या होगा, स्वयं आपका किसी में सर्वनाम में आ जाता है कि आपका नहीं होगा। और अतएव जो है समुच्चय बोधक है, किंतु समुच्चय बोधक है, यद्यपि भी आपका समुच्चय बोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सुंदरता में प्रयुक्त प्रत्यय है। सुंदरता में प्रयुक्त प्रत्यय है। क्लास में अगर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ले सब्सक्राइब, ताकि आपको किसी भी टीचर एग्जाम के लिए हिंदी आपको बहुत ही सुंदर तरीके से आपको मिलती रहे। चलिए क्लास को अभी देखिएगा, त्व, ता, पन या फिर ता। आपको पूछा है, प्रत्यय आपसे पूछा गया है। राइट ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सुंदर इसमें मूल शब्द है आपके, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका क्या, आपका ये प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सुंदरता जो है वो भाववाचक संज्ञा बनाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, यही आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से आगे बढ़ेंगे, ताकि क्वेश्चन आपको फटाफट से आप कर लेंगे। तत्सम शब्द का सही युग्म कौन सा है। तत्सम शब्द का बताइए, अग्नि, आग, वे शब्द जो सीधे संस्कृत से आते हो, संस्कृत से आए हो, उन्हें बोलते हैं तत्सम शब्द। चंद्र और चांद, सूर्य, सूरज, अग्नि, अगिन। अब बताइए इसमें से आपका कौन सा सही आप इसमें लगाएंगे, जल्दी से बताइएगा, बताइए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अग्नि और आग, ये भी आपका गलत है। चंद्र और चांद, ये भी गलत है। सूर्य और सूरज, या फिर ये भी गलत है। आपसे पूछा है कौन सा युग्म सही है, बताइए। राइट ऑप्शन आपका यही अप्रोप्रिएट होगा। बाकी में जो अब गड़बड़ है आप हमें होमवर्क में बताइएगा कि इसमें क्या गड़बड़ है। कमेंट आप लोग करते नहीं है, तो हमने आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में छोड़ दिया है, ठीक है। इसमें क्या गलत है, गलत है भी या नहीं, ये आपको बताना है। अग्नि में क्या गलत है, अगिन में क्या है, सूर्य में क्या है, सूरज में क्या है, चंद्र में क्या है और चांद में क्या है, क्योंकि आप लोग कमेंट करने में बहुत ज्यादा आलस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अगला वाला हमारा अगला प्रश्न रहेगा, वह लड़का जो कल आया था आज नहीं है। वाक्य में संबंध बोधक सर्वनाम कौन सा है। ये पूछा है सीधा सा
कि जो है वह जो लड़का आया था वह आज नहीं है, वाक्य में संबंध बोधक सर्वनाम इसमें कौन सा, शायद हमने आंसर भी बता दिया है, तो वो कौन सा हो जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे इसे रिलेटिव प्रोनाउन। अब आप बताइए वह लड़का, कौन लड़का, जो आया था, जो आया था। अच्छा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर संबंधवाचक संबंध बोधक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सन्नादी समास का उदाहरण है। अब ये सन्नादी समास क्या होता है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन हमने बहुत डीप से लिए हैं, क्योंकि हिंदी पढ़ पढ़ के आप, हमें लगता है कि आप भी काफ़ी बोरिंग से महसूस करे होते हैं। ये जो सन्नादी होता है ये होता क्या है। अब आपको देखना है सन्नादी कैसे होते हैं, बताइए। देखिए, जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, समान महत्व यानी कि द्वंद्व का एक भेद, जहां शब्द ध्वनि से मिलते हैं। अब आप बताइए इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि चक्रव्यूह क्या है, चक्रव्यूह आप बताइए क्या है, दयालु क्या है, नीलकंठ क्या है। लेकिन जो सन्नादी होता है वो एक द्वंद्व का ही एक भेद होता है। जो सन्नादी होता है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर नीलकंठ आपको पता है, नील से कंठ, आप क्या लगाएंगे भगवान शिव, दयालु दयाल करने वाला, चक्रव्यूह चक्रों का व्यूह, और आपको क्या लगाना है यहाँ पर द्वंद्व समास लगाएंगे या फिर आपका सन्नादी यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि दोनों ही शब्द समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, उसने देखते ही मुस्कुरा दिया, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है, देखते ही मुस्कुरा दिया, बताइए। देखते ही मुस्कुरा या फिर दिया, पहली बात तो हमें पकड़ना है क्रिया को, क्रिया इसमें क्या है, देखते ही मुस्कुराना या फिर मतलब मुस्कुरा दिया या फिर देखते ही। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें क्या देखना है, देखना क्या है, यहाँ पर क्रिया विशेषण पूछा है ही, देखते ही। अब हमें जोर किस पर देना है, मुस्कुराई तो है लेकिन हमें वो देखते ही मुस्कुराई है, तो यहाँ पर देखते अगर दोनों होते तो दोनों ठीक हो जाते, लेकिन यहाँ पर ही है तो आप ही पर लगाइएगा। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगर आप लगा सकते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर देखते ही हो जाएगा आपका क्या, क्रिया विशेषण। अगर नहीं है तो आप ही पर ऑप्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता, लेखिका, अध्यापिका, साहित्यकार या फिर कवित्री। आपको पता है सारे लेखिका जो फीमेल है, अध्यापिका फीमेल है, कवित्री फीमेल है, लेकिन जो साहित्यकार है वो किसके लिए, स्त्री के लिए साहित्यकार नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अलंकारों का राजा किसे कहा जाता है, अलंकारों का राजा, बताइए। अलंकारों का राजा किसे कहा जाता है, उपमा, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा। अब देखिए अलंकारों का राजा कहा जाता है किसे, क्योंकि सबसे प्रभावशाली और पूर्ण रूप से किसी चीज को ये प्रस्तुत करता है, तो ये हो जाता है आपका रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आज का, निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास नहीं है। इससे आगे वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे साहित्य के, क्योंकि हमने 15 क्वेश्चन व्याकरण के लिए थे, 15 क्वेश्चन आपके साहित्य के हो जाएंगे। बहुव्रीहि समास नहीं है तो पीताम्बर, दशानन, नीलकमल या फिर आपका कौन सा, चतुर्भुज। अब आपको बताना है राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा। पूछा है कि यहाँ पर बहुव्रीहि समास नहीं है, जो नीलकमल है वो बहुव्रीहि नहीं है, क्योंकि इसमें विशेषण विशेष्य की प्रधानता है। यहाँ पर नीला है, क्या नीला है जो कमल, आप ये कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, जो कुछ भी हो मैं जाऊंगा, जो कुछ भी हो मैं जाऊंगा। अब इसमें सर्वनाम शब्द क्या है, अनिश्चय पूछा है, निश्चयवाचक आपको हमने बताया था कि कोई या कुछ, कोई या फिर कुछ। राइट ऑप्शन क्या लगाएंगे आप, कुछ या कोई अनिश्चयवाचक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इनमें से पूछा है आपसे रूढ़ि प्रत्यय वाला शब्द आपको चुनना है। रूढ़ि प्रत्यय, बताइए रूढ़ि प्रत्यय कैसी होती है, बताइए आप। निम्नलिखित में से रूढ़ि प्रत्यय वाला शब्द आपको चुनना है, पढ़ाई, लेखन, बालकत्व या फिर मित्रता, बताइए। मतलब कि जो भाव बनाता हो, जो चीज भाववाचक में आता हो या उसकी भावात्मकता दिखाई देती हो, आपको बताना है। लेखन, बालकत्व, मित्रता या फिर बताइए क्या लगा सकते हैं आप, सोचिए थोड़ा सा आइडिया अगर आपको है, वरना फिर हम तो बताएंगे ही। राइट ऑप्शन इसका क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए।
इसके बाद आपके आने वाले हैं क्वेश्चंस, बहुत ही बेस्ट आपके साहित्य से आने वाले हैं, अगर आप बता सकते हैं बताइए। इसमें हो जाएगा आपका पढ़ाई, यानी कि पढ़ना और फिर पढ़ाई। इसमें क्या है, रूढ़ि प्रत्यय इसको बोलते हैं। अब आप ये बताइएगा कि रूढ़ि प्रत्यय इसको क्यों बोलते हैं, ये आपका होमवर्क का, आपका कमेंट का आपका ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये व्याकरण का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बाकी आपके साहित्य का आने वाले हैं। थोड़ा पीरियड जल्दी में बनाया था क्योंकि क्लास आपकी आज होनी नहीं थी, लेकिन फिर भी सोचा कि आपके रूटीन के लिए क्लास देनी जरूरी है। चांदनी रात में चांदनी बरस रही थी, वाक्य में प्रयुक्त अलंकार है। चांदनी रात में चांदनी बरस रही थी, यानी कि या तो आप यहाँ पे कह सकते हैं यमक, या फिर क्या आपका यहाँ पर पुनरुक्ति। अब बताइए यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, पुनरुक्ति या फिर यमक, बताइए। चांदनी रात में चांदनी बरस रही थी, यहाँ पर यमक और पुनरुक्ति दोनों ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चांदनी शब्द है 2 बार अलग अलग अर्थ में आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चांदनी रात में, हमें लगता है कि यहाँ पर यमक ज्यादा प्रिपेयर रहेगा, कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, उसमें यमक अलंकार है। चांदनी रात में चांदनी बरस रही थी, यहाँ पर भी आपका यमक अलंकार हो जाएगा। पुनरुक्ति आपको बाद में लगाना है, अगर आप लगा सकते हैं, वरना आपको यमक ही यहाँ पर ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आपका, अब आपके साहित्य क्या जाते हैं। रामचरितमानस में सिय रघुबीर विरह दुख छंद किस कांड का है, बाल कांड का है, अयोध्या कांड का है, अरण्य कांड का है, फिर लंका कांड का है। सिय रघुबीर विरह दुख छंद आपसे पूछा है, कितना सिंपल है, ये विरह हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब सिया माता सीता को रावण उठाकर ले गया था, तो जो राम थे उनके विरह में बहुत ज्यादा उनके दुख में खोए हुए थे, तो क्या हो जाएगा आपका ये अयोध्या कांड का आपका हो जाएगा। ठीक है, सीता राम के विरह का वर्णन यहाँ पर आपका इसमें हो जाएगा। चलिए माफ कीजिएगा, अरण्य कांड नहीं, अयोध्या कांड इसमें आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, जायसी की रचना पद्मावत में कमरू किसका प्रतीक है। जायसी की जो रचना है पद्मावत, इसमें किसका प्रतीक है, तो ये हो जाएगा रानी नागमती का। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, प्रेमचंद की कहानी कफन में घीसू और माधव का व्यवहार किस प्रवृत्ति को दर्शाता है, बताइए। तो ये कहता है कि ये अमानवता है, या फिर आप क्या लगा सकते हैं इसमें, आप बताइए, यानी कि नकारात्मक यथार्थवाद, यानी कि इनकी अमानवीयता को दर्शाता है, उनके हिंसात्मक व्यवहार को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इसमें, छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में सुमित्रनंद पंत किस कवि के बाद किस कवि को प्रकृति का चितेरा कहा जाता है, यानी पहले तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रनंदन पंत, उसके बाद किसको कहा जाता है, आपको ये बताना है, बताइए। जल्दी से बताइए। देखिए, प्रकृति का चितेरा और कोई नहीं है, केवल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रश्न घुमाने के लिए आपको केवल बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कविवचन सुधा कब शुरू हुई थी, आपको बताना है। तो 1868 में ये स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निराला की पत्रिका जूही की कली का मुख्य भाव क्या है। जूही की कली का मुख्य भाव है नारी सौंदर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, नाटक प्रसाद की नाटक जयशंकर प्रसाद हैं, उनका नाटक है चंद्रगुप्त। चाणक्य का चरित्र किसके जीवन पर आधारित है, बताइए। तो यहाँ पर किसका आधारित है, चाणक्य विष्णुगुप्त दोनों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, महादेव वर्मा को आधुनिक मीरा किसने कहा था, किसने कहा था आधुनिक मीरा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, रामविलास शर्मा की पुस्तक भारतेंदु युग में भारतेंदु को किस रूप में प्रस्तुत किया गया था, तो आधुनिक भारत का प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो रखे हैं, चलिए करते हैं सही ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकृतिवाद की प्रमुख कवि नागार्जुन की प्रसिद्ध कृति बादल को घिरते देखा है
किस ग्रह में संकलित है, किस संग्रह में संकलित है, आपको ये बताना है, बताइए। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अकाल और उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अज्ञे की जो कविता है हरी घास पर क्षण भर किस भावधारा से संबंधित है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नई कविता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, धर्मवीर भारती के नाटक अंधा युग का मुख्य पात्र कौन है, धर्मवीर भारती के, ये लास्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका अश्वत्थामा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, रांगे राघव की उपन्यास मर्दों का टीला किस युग की पृष्ठभूमि पर आधारित है, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर मुख्य, इनका क्या हो जाएगा, गुप्त युग इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम मिथिला में मिथिला का चित्रण किस रूप में किया गया है, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है ये मारे गए गुलफाम से मिथिला का चित्रण किस रूप में किया गया है, तो एक लोक संस्कृति के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक सूरज का सातवां घोड़ा, एक सेकंड, यहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, उपेंद्र नाथ का नहीं है, ये धर्मवीर भारती का है, धर्मवीर भारती का है। क्वेश्चन है थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है ये, आप इसे काम करते हैं, इसको यहाँ पर इसे छोड़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बिल्कुल भी ये हमें सही नहीं लग रहा है, क्वेश्चन को यहाँ पर खत्म कीजिए। तो ये थे आपका लास्ट क्वेश्चन, खराब ही हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन भी आज कंफ्यूजन टाइप वाले हो रखे थे। खैर कोई बात नहीं, डेली आपकी क्लास होती है, आई हो क्लास आपको पसंद आई हो या ना आई हो। क्लियर पर पहली बार आए हैं, अगर नहीं आई है इसके लिए हम समझ चाहते हैं, क्लास थोड़ा सा आज कन्फ्यूजन टाइप हो गई थी, कुछ हो सकता टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, लेकिन थोड़े क्वेश्चन मुझे भी